हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। बेटा मोस्ट एक्सपेक्टेड न्यूमेरिकल सीरीज में आपका स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बेटा चैप्टर नंबर 7 जो कि आपका अल्टरनेटिव करंट है। उससे रिलेटेड बोर्ड्स में जो भी मोस्ट एक्सपेक्टेड न्यूमेरिकल बन सकता है इस चैप्टर से, वो सारे हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। चलिए बेटा शुरू करते हैं। देखो बेटा पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, इन ए सीरीज एल आर सर्किट एक्स एल इज इक्वल टू आर। मतलब आपके पास सर्किट क्या है बेटा, एक आपका इंडक्टर लगा हुआ सर्किट के अंदर, एक आपका रेजिस्टर लगा हुआ है। ठीक है, ये आपका एल आर सर्किट हो गया। इसमें आपको क्या गिवन है कि जो इसका अपोजिशन है एक्सएल का वो भी आपका आर के बराबर है, और आर का अपोजिशन तो ऑटोमेटिकली आर होता है, ये रेजिस्टेंस। ठीक है बेटा, एंड पावर फैक्टर ऑफ सर्किट इज P1। यहाँ पे हमें जो है पावर फैक्टर की वैल्यू गिवन है, कितनी है P1। ये हमारा बेटा P1 है। ओके, when capacitor with the circuit capacitance C such that XL is equal to XC is put in series। अब इसी सर्किट के साथ में देखो, ये हमारे पास L था, ये हमारा R था, और आपने साथ में कैपेसिटर भी सीरीज में जोड़ दिया, तो बेटा सर्किट बन गया LCR वाला। ठीक है, LRC या फिर LCR सर्किट हमारा हो गया। ठीक है, और जो XL है उसका अपोजिशन कितना है, ये हमारा XC के बराबर है, ऐसा बोला है इसने ना। द पावर फैक्टर बिकम्स P2। इस बार जो पावर फैक्टर है बेटा वो क्या हो गया, P2 हो गया। तो हमें P1 और P2 का रेशो निकालना है कि ये रेशो कितना होगा। देखो आपको पता होगा बेटा, जो पावर फैक्टर होता है बेसिकली पावर फैक्टर होता है R/Z, जो आपका रेजिस्टेंस है डिवाइड बाय अपोजिशन सर्किट का पूरे ना। अब यहाँ पहले वाले पार्ट में देखा जाए तो बेटा जो अपोजिशन है, अपोजिशन क्या होता है आपका बेसिक, यदि LCR लगा हुआ हो तो बेटा अपोजिशन का फॉर्मूला आता है R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आता है आपके पास ना। लेकिन पहले वाले कंडीशन में देखा जाए तो यहाँ कैपेसिटर नहीं है, तो इसका मतलब बेटा कैपेसिटेंस वाला टर्म कट जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे जो अपोजिशन आएगा पहले वाले पार्ट में वो क्या हो जाएगा, आर तो रेजिस्टेंस है ही, डिवाइड बाय जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, R² प्लस XL का स्क्वायर रूट। तो आपने क्या काम करा, XC वाला टर्म मैंने यहाँ से हटा दिया है। ठीक है बच्चे, आगे देखो। अब हमें गिवन क्या है, ये तो R है ऊपर, R हमारा ये भी है R² प्लस XL भी हमारा R के बराबर है, तो ये भी हमारा R हो गया यहाँ पे। तो R इन ये R² बन गया। तो यहाँ से बेटा क्या बाहर आ जाएगा, ये 2R² हो गया, तो √2 यहाँ से बाहर आ गया, इनटू यहाँ पे एक R बाहर आ गया, ये कैंसिल आउट हो गया, तो बेटा क्या बन गया 1/√2। तो पहले का पावर फैक्टर कितना आ गया 1/√2। दूसरे वाले का निकाल लो फटाफट से। दूसरे का क्या बन जाएगा, पावर फैक्टर हमारा P2, फिर से आप R/Z वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो बेटा R/Z इस बार क्या हो जाएगा, पूरा आएगा क्योंकि LCR है। तो ये आ गया हमारा पावर फैक्टर R/√2 के अंदर R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। इस बार हमें गिवन है बेटा XL XC बराबर है, तो इसका मतलब ये तो कट गया, यहाँ से 0 हो गया। सो R/R² का स्क्वायर रूट, तो ये भी R आ गया। सो R/R इक्वल टू क्या आ गया बेटा 1 आ गया। तो पहले का पावर फैक्टर 1/√2, दूसरे का P2 है, तो दोनों को डिवाइड मार दो। सो P1/P2 कितना हो गया बेटा 1/√2। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से ये इस बार बोर्ड में 100% आएगा। ठीक है बेटा, क्वेश्चन में लिखा है डज द करंट इन एन एसी सर्किट लैग, लीड और रिमेन्स इन फेज विद द वोल्टेज ऑफ द फ्रीक्वेंसी अप्लाइड टू द सर्किट व्हेन F इक्वल टू FR। ये बोल रहा है पहली कंडीशन, यदि आपने जो फ्रीक्वेंसी दी है वो आपकी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के बराबर है तो सर्किट आपका लैग करेगा या लीड करेगा, या आपको बताना है फेज में रहेगा। देखो बेटा, यदि आपकी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाए तो ये कब होता है, जब आपका XL जो है XC के बराबर होना। क्योंकि आपको पता है भाई, जब XL XC के बराबर होगा तभी आपकी जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी आती है वो कितनी आती है, 1/2π√L/, ये आती है। ठीक है बेटा, तो XL इक्वल टू XC होने पे ही अपोजिशन कम आता है। ठीक है, तो ध्यान रखना। तो XL यदि XC के बराबर है, इसका मतलब सर्किट कैसा हो गया, रेजिस्टिव हो गया, केवल उसमें रेजिस्टेंस वाला इफेक्ट रहेगा। तो रेजिस्टिव सर्किट रहेगा तो क्या होगा, रेजिस्टेंस में क्या होता है बेटा, करंट और वोल्टेज सेम फेज में होते हैं, सेम फेज। इसका मतलब इन दोनों के बीच का जो फेज डिफरेंस है वो कितना रहेगा, 0। तो पहले वाले कंडीशन में यदि आपका फ्रीक्वेंसी रेजोनेंट के बराबर आप अप्लाई करते हैं तो आपका क्या रहेगा, सर्किट बेटा रेजिस्टिव रहेगा और आपका सेम फेज में रहेंगे। ठीक है, दूसरी कंडीशन देखो, यदि आपकी फ्रीक्वेंसी लेस देन किससे है, रेजोनेंट से है ना। और आपको पता है कि बेटा जो एक्सएल होता है, बेसिकली एक्सएल क्या होता है, ओमेगा इंटू एल होता है, जिसे हम लिख सकते हैं ट्वाइस पाई इंटू एफ एल। यदि मैं एक्सी की बात करूं, एक्सी हो जाएगा बेटा 1/ओमेगा सी, दिस विल बी 1/ट्वाइस पाई एफ इंटू सी। ठीक है, अब आपने क्या काम करा, जो फ्रीक्वेंसी अप्लाई करी है
वो क्या है, रेजोनेंस से कम है। यदि फ्रीक्वेंसी ये कम है तो बेटा एक्सएल भी कम हो जाएगा, और यदि यहाँ फ्रीक्वेंसी कम है तो बेटा एक्ससी ज़्यादा हो जाएगा। तो नॉर्मल सी बात है, देखो अपोजिशन कैपेसिटर ज़्यादा है एज कम्पेयर टू इंडक्टर के, इसका मतलब सर्किट कैसा हो जाएगा, कैपेसिटिव सर्किट हो जाएगा बेटा। ठीक है, जहाँ एक्ससी ज़्यादा हो एक्सएल से तो वी कैन कॉल इट कैपेसिटिव सर्किट। क्या है बेटा, कैपेसिटिव सर्किट हो गया। यदि कैपेसिटिव सर्किट हुआ तो आपको पता है करंट जो है क्या करता है, उसमें लीड करता है कितने से, π/2 से वोल्टेज को। इसका मतलब ये क्या हो गया आपका, लेड वाला हो गया। ठीक है, लीड कर रहा है यहाँ पे बेटा करंट ना, तो करंट जो है क्या है, लीड कर रहा है वोल्टेज से बाई π/2। तीसरी कंडीशन देखो बेटा, जो फ्रीक्वेंसी है वो ग्रेटर देन रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है। यदि ऐसा है तो आपको पता है एक्सएल क्या हो जाएगा, वही 2π इंटू एफ एल है। फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो बेटा एक्सएल बढ़ जाएगा, एक्सएल आपका लार्ज हो गया तो यहाँ पे एक्ससी कम हो जाएगा। एक्ससी कम हो गया तो इसका मतलब सर्किट कैसा हो गया आपका, इंडक्टिव सर्किट हो गया इस बार। और सर्किट इंडक्टिव होता है तो क्या होता है बेटा, करंट जो है वो लैग बिहाइंड होता है कितने से, π/2 से ना। तो इस वाले केस में क्या होगा, करंट लैग करेगा, बीच वाले केस में करंट लीड करेगा, और बेटा पहले केस में करंट जो है इन फेज रहेगा। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन पे आओ फटाफट से। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन द फॉलोइंग सर्किट कैलकुलेट द कैपेसिटेंस सी ऑफ द कैपेसिटर। आपको जो है सी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है इफ द पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट इज यूनिटी। देखो बेटा यूनिटी का मतलब होता है 1, कि जो पावर फैक्टर है, बेसिकली पावर फैक्टर का एक्सप्रेशन क्या होता है, cos फाई होता है ये। ठीक है, ये होता है बेटा R/Z, और इसकी वैल्यू क्या गिवन है 1। सो R इक्वल टू क्या हो गया बेटा, Z हो गया। और R इक्वल टू Z कब होता है, कि जब आपका अपोजिशन जो है वो Z वो R के बराबर हो रहा है, मिनिमम हो रहा है, तो बेटा वो कब होता है, जब आपका XL इक्वल टू XC होता है। इसी कंडीशन को हम बोलते हैं रेजोनेंस कंडीशन ना। तो यदि मैं XL की वैल्यू यहाँ पुट अप कर दे, XL क्या होता है बेटा, ओमेगा इंटू एल होता है, और ये हमारा 1/ओमेगा C होता है। यदि मैं फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में डालूँ इसको, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या गिवन है, देखो बेटा F गिवन है हमें 50 पर सेकेंड। ठीक है, एक सेकंड में जो है फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, 50 है। तो यहाँ में ओमेगा को लिख लेते हैं बेटा, ओमेगा क्या हो जाएगा, ट्वाइस पाई इंटू एफ एल इजकल टू 1 ट्वाइस पाई एफ इंटू सी हो गया। तो यहाँ से मैं जो हूँ सीधा सीधा अपना फॉर्मूला निकाल लो, एल इंटू सी वाला। ठीक है, तो यहाँ से मेरे को सी चाहिए फिलहाल, तो सी क्या बन जाएगा हमारे पास, 1/4 पाई एफ स्क्वायर एल। ठीक है बच्चा, अब सारी वैल्यूज आपको पता है, 4 पता है, पाई पता है, एफ पता है, फ्रीक्वेंसी 50, और बेटा एल भी पता है हमें, ये है 200 मिली हेनरी। मिली मतलब 10⁻³ तो 1 2 तो कट जाएगा, मतलब 0.2 डाल देंगे इसकी जगह पर ना। तो आप एल की वैल्यू डाल दो, सारी वैल्यूज गिवन है तो बेटा सी निकाल सकते हैं आसानी से। तो बच्चे सी की वैल्यू आनी चाहिए आपकी 50 माइक्रोफैरड। अगली बात देखो, आल्सो कैलकुलेट द क्वालिटी फैक्टर। देखो बेटा क्वालिटी फैक्टर का सीधा सीधा फॉर्मूला होता है, क्वालिटी फैक्टर क्या होता है, 1/R√L/C। ठीक है, इस फॉर्मूले में सीधी वैल्यू पुटअप करो, आपको R की वैल्यू पता ही है 10 है, ये यहाँ पे गिवन है। रूट के अंदर L हमारे पास है ही बेटा पहले से ही, 200 इंटू 10⁻³ है। डिवाइड में क्या है, सी की वैल्यू 50 माइक्रोफेरेड है, तो 50 इंटू 10⁻⁻6 है। इस वैल्यू कैलकुलेट करो तो बेटा ये आ जाएगा आपके पास 6.32, इतना आपका क्वालिटी फैक्टर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो बेटा ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी ढंग से समझना। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि दो बल्ब है आपके पास, एक है B1 एक है B2 ना, आर कनेक्टेड इन सीरीज विद एन एसी सोर्स ऑफ EMF 200 वोल्ट एज शोन इन द फिगर। ये आपका 200 वोल्ट से जुड़े हुए हैं। द लेवल ऑन द बल्ब रीड 200 वोल्ट 60 वोल्ट, इस पे लिखा है बेटा 200 वोल्ट है इसका और 60 वोल्ट है। ठीक है, जो इसकी रीडिंग है इसकी है बेटा 200 वोल्ट और 100 वोल्ट का है ये ना। ठीक है, इसकी पावर ज़्यादा है एज कम्पेयर टू इसके, लेकिन वोल्टेज सेम है, 200 वोल्ट है, ये भी आपका 200 है। पूछा क्या है आपसे, आपसे पूछा कैलकुलेट द रेशियो ऑफ नंबर 1, रेजिस्टेंस का रेशियो निकालना है आपको। ठीक है, तो हमें पावर पता ही है ऑलरेडी, पावर कितनी है, पहले वाले की 60 है बेटा, दूसरी कितनी है 100 है। क्या निकालना है आपको, रेजिस्टेंस निकालना है। तो पावर इक्वल टू होता है हमारे पास V² R। यदि मैं यहाँ से R1 निकालूंगा तो बेटा ये बन जाएगा V²/P1, R2 निकालूंगा तो ये बन जाएगा V²/P2, क्योंकि देखो दोनों का वोल्टेज तो सेम ही है, 100 200 200 है। ठीक है, तो यदि मैं दोनों का रेशियो कर दूं सीधा फटाक से तो बेटा ये बन जाएगा R1/R2 इक्वल टू P2/P1, और P2 की वैल्यू हमें पता है बेटा 100 है, डिवाइड बाई 60, ये कैंसिल आउट हुआ
तो ये हो गया बच्चे 5/3। ठीक है, सेकंड पार्ट देखो, लिखा है द पावर बीइंग कंज्यूम्ड व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज P1/P2। आपको P1 और P2 की वैल्यू निकालनी है। आपको पता है सीरीज में कनेक्टेड है, तो बेटा सीरीज में जो है करंट की वैल्यू सेम होती है। अब करंट सेम होगा तो आप पावर का फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, आई स्क्वायर आर वाला। आई तो सेम ही है आपका, तो सीधा आप जो है P1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई स्क्वायर I1 स्क्वायर, सॉरी आर तो सेम है, आई सेम है, आप आई स्क्वायर R1। सिमिलरली बेटा P2 क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर R2, दोनों को डिवाइड मार दो, तो बेटा P1/P2 भी क्या आ गया आपका, जो R1/R2 है, और R1/R2 भी क्या है हमारे पास 5/3 है, सेम ही आ गया। ठीक है, थर्ड वाला पार्ट में क्या बोल रहे हैं, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बल्ब V1/V2। आपको V1 और V2 का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो बेटा V1 क्या हो जाएगा I इंटू आर, सो I इंटू R1 हो गया, V2 क्या हो गया I इंटू आर, ये भी I इंटू R2, डिवाइड मारा, ये कटा बेटा, ये तो ये भी सेम यहाँ पे आ गया 5:3, तो इसका आंसर भी सेम आ गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो बच्चे, अगला क्वेश्चन बोल रहा है, ये क्वेश्चन 2015 में बोर्ड में आया है, लेकिन इसका कंसेप्ट अच्छा है, इससे कई सारी चीज़ें सीखने को मिलती है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको रखा हुआ है। ज़रूरी नहीं रिपीट होगा, लेकिन बेटा यदि आपने अच्छे से पढ़ा है, अच्छे से क्वेश्चन करोगे, तो काफ़ी हद तक बहुत कुछ सीख जाओगे इस LCR के बारे में। ठीक है, देखो सुनो बच्चे, यहाँ पे लिखा है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ फेज डिफरेंस बिटवीन द करंट एंड वोल्टेज इन द गिवन LCR सीरीज ना। आपको जो है फाई की वैल्यू बतानी है कि फेज डिफरेंस कितना होगा। ठीक है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एडिशनल कैपेसिटर विच में भी ये बाद में पढ़ते हैं, पहले पार्ट फर्स्ट पार्ट देखो बेटा। ठीक है, वैल्यू ऑफ फेज डिफरेंस बताना है फाई ना, तो फाई की वैल्यू कैसे निकालते हैं, फाई की वैल्यू बेसिकली कैसे निकालेंगे, आपके पास फाई के दो फॉर्मूले होते हैं बेटा, एक होता है कोस फाई वाला जो हमारा पावर फैक्टर होता है R/Z, एक होता है बेटा टेन फाई वाला, टेन फाई क्या होता है XL माइनस XC डिवाइड बाई R होता है। ठीक है, लेकिन अब एक बात ऑब्जर्व करो आप, इस क्वेश्चन में कई बार जो है मैंने देखा है, एक चीज और पूछी गई है बेटा, इसमें कौन लीड कर रहा है, करंट लीड कर रहा है कि वोल्टेज लीड कर रहा है ना, तो उसके लिए आपको XC और XL निकालने पड़ेंगे पहले ना। तो आप एक काम करो, फटाफट से पहले XC निकाल लो और फिर XL भी निकाल लेते हैं। ठीक है, XC बेटा आपको पता है 1/ओमेगा इंटू सी होता है, और ओमेगा की वैल्यू पता है आपको 2 पाई इंटू न्यू होता है, ये C हो गया। जो भी आपको वैल्यूज पता है वो सब डाल दो फटाफट से, 2 इंटू 3.14 इंटू फ्रीक्वेंसी हमें पता है, देखो फ्रीक्वेंसी कितनी है, ये ओमेगा गिवन है हमें पूरा का पूरा ना, तो आप पूरा ओमेगा की वैल्यू यहीं पुटअप कर दो ना, 2 पाई वाला कंसेप्ट ही छोड़ो आप ना, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी हमें ना। तो ओमेगा की वैल्यू पूरी गिवन है हमारे पास 1000 है, क्योंकि अब इसकी कंपेयर करोगे तो बेटा E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5 आएगा ना, तो ये हमारे पास क्या हो गया ओमेगा, तो ये हो गया बच्चे 1/1000 इंटू सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सी हमारे पास है 2 माइक्रोफेरेड, ये हो गया 2 इंटू 10⁻⁻⁶। तो बेटा XC की वैल्यू आ गई हमारे पास 500 आएगी यहाँ से। ठीक है, सिमिलरली आपने XL निकाला, XL क्या हो जाएगा ओमेगा इंटू एल हो जाएगा, XL तो आपको ओमेगा पता ही है 1000 है, और L की वैल्यू बेटा कितनी है 100 मिली हेनरी, 100 इंटू 10⁻⁻3। देखो 1 2 3 ये कट गया पूरा, तो ये कितना आ गया 100 आ गया यहाँ पे, ये 100 ओम आ गया। अब आप देख सकते हैं कि बेटा देखो XC ज़्यादा है एज कम्पेयर टू XL के ना, क्योंकि ये 500 है बेटा, ये आपका 100 है, तो C ज़्यादा हो गया। इसका मतलब सर्किट कैसा हुआ, कैपेसिटिव हुआ, सर्किट कैपेसिटिव होगा तो क्या होगा, जो 10 फाई है आपका जो फेज है बेटा वो नेगेटिव आएगा, ध्यान रखना। अभी निकालते हैं फटाफट से सर्किट, इसका मतलब कैसा है, ये से हम कह सकते हैं ये कैपेसिटिव सर्किट है। ठीक है, इसमें जो है करंट लीड करेगा वोल्टेज के कंपेयर में, क्योंकि आपका कैपेसिटिव सर्किट है ना, कैपेसिटिव में क्या होता है करंट लीड करता है। अभी निकाल लेते हैं कि वो फेज कितना है, अब फाई का फॉर्मूला लगा दो आप सीधा, यदि मैं टेन फाई का फॉर्मूला बेटा यहाँ यूज कर देता हूँ, वो हो जाएगा XL माइनस XC डिवाइड बाई R। ये वाला फॉर्मूला क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि हमने ऑलरेडी XL और XC निकाल लिए हैं। तो आप बेटा देखो XL की वैल्यू हमें पता ही है 100 है, XC की वैल्यू हम निकाल चुके हैं कितनी है 500 है, डिवाइड बाई R की वैल्यू बेटा पता है 400 है, तो ये हो गया माइनस का 400 डिवाइड बाई 400, ये कैंसिल आउट हुआ, तो बच्चे 10 फाई की वैल्यू कितनी आ गई -1, और -1 कहाँ पे होता है 135 डिग्री ना, या मैं इसे लिख सकता हूँ माइनस का π/4, बात एक ही है, माइनस का 45 रखो या 135 रखो। ठीक है बेटा, अगले पार्ट पे देखो, इसका जो सेकंड पार्ट है इसमें लिखा हुआ है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एडिशनल कैपेसिटर विच मे बी जॉइंट सुटेबली टू द कैपेसिटर सी दैट वुड मेक द पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट इज यूनिटी। इसमें भी हमें पावर फैक्टर की वैल्यू क्या बोली गई है कि वो 1 हो जाए आपकी ना,
ये बोल रहे हैं कैपेसिटर, इस कैपेसिटर के साथ में हम कितने का कैपेसिटेंस जोड़ दे। मान लो मैंने बेटा यहाँ पे ना एक कैपेसिटर लगा दिया पैरेलल में इसके ना, जिसकी वैल्यू क्या है सी है, और इस पूरे का जो नेट कैपेसिटेंस बन गया वो बन गया सी डैश। कितना बन गया, ये सी डैश बन गया। ठीक है, ये पूरे का इसका कॉम्बाइन का कितना है, सी डैश है, ध्यान रखना। अब हमें बोला है कि पावर फैक्टर यूनिटी है, तो पावर फैक्टर बेटा यूनिटी कब होता है, पावर फैक्टर की वैल्यू होती है बेसिकली आर अपॉन जेड इजकल टू 1 हो जाए ना, और आर अपॉन जेड इजकल टू 1 का मतलब है आर इजकल टू जेड हो जाना। तो बेटा आर इजकल टू जेड कब होता है, जब हमारी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ओमेगा इजकल टू रूट एल इंटू सी होती है, इसे हम बोलते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ना। यदि ये फ्रीक्वेंसी होगी तब जाके हमारा जो है सर्किट कैसा रहेगा, इम्पीडेंस वाले कंडीशन में रहेगा। ठीक है, अब वैल्यू पुट अप कर दो सीधे, दोनों तरफ के यदि मैं स्क्वायर कर दूं तो ये ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा। ओमेगा की वैल्यू बेटा 1000 है हमारे पास, 1000 का स्क्वायर इक्वल टू क्या बन गया 1 अपॉन एल। लेकिन सी क्या है हमारा, सी डैश है जो पूरा कॉम्बिनेशन का कैपेसिटेंस है। यहाँ पे वैल्यू पुट अप करो एल की, यदि मैं सी डैश निकालूंगा तो 1 अपॉन एल इंटू 10, 1 2 3 10 की पावर 6 आ गया। एल की वैल्यू पुट अप कर दो बेटा, एल कितना है 100 मिली हेनरी, 10 की पावर माइनस का 3 इंटू 10 की पावर 6। इसे आप सिंप्लीफाई करेंगे तो बेटा जो सी डैश की वैल्यू आ रही है हमारे पास वो आ जाएगी बेटा आपके पास 10 माइक्रोफेरेड। ठीक है, यदि हमने 10 माइक्रोफेरेड की वैल्यू आई है इसकी, और ऑलरेडी कितना जुड़ा है वहाँ पे 2 का जुड़ा हुआ है, तो आपको पता है आपने पैरेलल में लगाया था, तो बेटा पैरेलल में कैपेसिटेंस क्या होते हैं C1 प्लस C2 डायरेक्ट जुड़ता है ना। नेट आ गया हमारे पास 10 का, और 2 पहले से है वहाँ पे, इसका मतलब ये वाला कितना हो जाएगा 8 माइक्रोफेरेड का हमें जोड़ना पड़ेगा, तब जाके आपका पावर फैक्टर कितना हो जाएगा, यूनिटी 1 बनेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एक दो बार बोर्ड में आया भी है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आने का चांस है। ठीक है बेटा, पढ़ो फटाफट से क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। ये बोल रहा है कि ए स्मॉल टाउन विद ए डिमांड ऑफ, टाउन को कितनी डिमांड है 800 किलोवाट की डिमांड है, इतनी पावर गिवन है आपके पास में। ठीक है, ऑफ इलेक्ट्रिक पावर एट ए 220 वोल्ट इज सिचुएटेड 15 किलोमीटर अवे फ्रॉम एन इलेक्ट्रिक प्लांट। जो टाउन है वो बेटा इलेक्ट्रिक प्लांट से कितनी दूरी पर है, 15 किलोमीटर दूरी पर है। ठीक है, जनरेटेड पावर एट 420 वोल्ट से जो है यहाँ पे जनरेट होती है पावर ना प्लांट के अंदर। ठीक है बच्चे, ध्यान रखना। और जो है डिमांड है उसको कितनी है 800 किलोवाट चाहिए ना। अब क्या बोल रहे थे, रेजिस्टेंस ऑफ द टू वायर लाइन कैरिंग पावर इज 0.5 ओम पर किलोमीटर। ये बोल रहा है जो यहाँ तार बिछा रखी है ना, एक तार जाने की है और एक तार ये आने की है ऐसे ना, वो बोल रहा है कि जो उसका रेजिस्टेंस है वो कितना है बेटा 0.5 ओम पर किलोमीटर है। ठीक है, द टाउन गेट्स पावर फ्रॉम लाइन थ्रो 4200 वोल्ट स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर एट ए सब स्टेशन इन द टाउन। ओके, यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्मर लगा रखा है, इसके जिसकी वैल्यूज गिवन है हमें, इसके थ्रू हमें जो है क्या मिल रहा है, वो पावर मिल रही है यहाँ पे ना प्लांट से। अब पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, देखो डाटा था ये तो सारा ना, पूछा है एस्टिमेट द लाइन पावर लॉस इन द फॉर्म ऑफ हीट। आपको जो है पावर लॉस की वैल्यू बतानी है कि यार जो ये तार है ना, ये जो है हमें चाहिए तो कितनी यहाँ पे 800 किलोवाट चाहिए, लेकिन जब प्लांट से पावर निकलेगी तो ये तारों के थ्रू कितना लॉस हो जाएगा वो बताना है। तो पावर लॉस निकाल लेते हैं फटाफट से बेटा। देखो पावर लॉस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पावर चाहिए हमें ना, पावर होता है आई स्क्वायर इंटू आर। तो पहले बात तो आप टोटल रेजिस्टेंस निकाल लीजिए। देखो टोटल रेजिस्टेंस कितना बनेगा हमारे पास, आपको पता है देखो बेटा तार कितना लगेगा, पहले ये देखो आपको 15 किलोमीटर जाना 15 किलोमीटर आना, तो 2 लेंथ लगेगी आपकी ना। लेंथ ऑफ द टू वायर लाइन कितनी हो जाएगी 2 इंटू 15, ये तो टोटल आपका किलोमीटर हो गई। और 1 किलोमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो कितना है 0.5, 0.5 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना बन गया मेरे पास 15 ओम ना। टोटल आपका रेजिस्टेंस कितना है 15 ओम है, यहाँ तो आप 15 डाल देंगे, आई स्क्वायर इंटू 15। अब बात आई आई की ना, आई कैसे निकालेंगे, देखो बेटा आपको पता है कि आपको वोल्टेज कितनी पे चाहिए, जो आपकी वोल्टेज है वो है कितनी 4000 वोल्ट ना, जो हमारा ट्रांसफॉर्मर दे रहा है ना। ठीक है, मैक्सिमम ना। और आपकी पावर कितनी है जो आपको चाहिए, वो है बच्चे 800 किलो वोल्ट, 800 किलो वोट पावर है आपकी ना। तो यहाँ से आप करंट निकाल सकते हैं, जो आपकी आरएमएस वैल्यू आ जाएगी करंट की। तो बेटा ये आ जाएगा हमारे पास पावर अपॉन में वोल्टेज, V इक्वल टू आई आर होता है। तो ये आ गया 800 इंटू 10 की पावर 3 डिवाइड में आ गया बेटा 4000। इसे आपने सिंप्लीफाई किया, ये आ गया बेटा आपके पास 200 एम्पियर।
करंट आ गया आपका, करंट को यहाँ डाल दो सीधा आई की जगह पर ना, जो मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है आई स्क्वायर आर वाला, तो ये आ गया 200 का स्क्वायर इंटू 15। इसे आप सिंप्लीफाई करो बेटा, ये बनेगा 600 किलो वोल्ट। मतलब जो आपकी प्लांट से जो लाइन जा रही है ना, इन तारों के थ्रू कितनी पावर लॉस हुई है, 600 किलो वोल्ट में। यदि हम टोटल पावर देखेंगे, जैसे अगला क्वेश्चन है, हाउ मच पावर मस्ट बी प्लांट सप्लाई, कितनी प्लांट सप्लाई पावर कर रहा है, क्योंकि देखो 800 तो गाँव तक भेजनी है भाई, टाउन तक भेजनी है, और 600 पावर लॉस हो रही है, तो टोटल पावर कितनी होगी, 800 प्लस 600, तो टोटल पावर होगी बेटा हमारे पास, टोटल पावर सप्लाई जो गांव को देगा ये ना, 800 तो पहले ऑलरेडी देनी है हमें, और 600 जो है खपत हो रही है वहाँ पे ना, जो लॉस हो रहा है, तो कितना हो गया 1400 किलो वोट ना, ये इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन, कैरेक्टराइज द स्टेप ऑफ ट्रांसफॉर्मर एट ए प्लांट ना, आपको जो है क्या लिखना है, कैरेक्टराइज मतलब कि आपको बताना है कि कितने का वो जो स्टेप है ट्रांसफॉर्मर वो कितने का होगा, कितने वोल्ट उसकी होनी चाहिए और कैसे होना चाहिए, ठीक है, मैक्सिमम वोल्टेज कितनी हो सकती है वो बताना है आपको ना। थर्ड पार्ट देखो फटाफट से बेटा, आप पहले इसका वोल्टेज निकाल लो कि वोल्टेज जो है लाइन में कितना जा रहा है ना, ड्रॉप कितना हो जाएगा, V इक्वल टू आई इंटू आर है, आर तो आपको पता ही है 15 है एक लाइन की ना, और आई की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 200 है, तो कितना ड्रॉप हो रहा है, 3000 वोल्ट का ड्रॉप हो रहा है, ठीक है, ये पावर वोल्टेज हो गया आपकी ना। और जो वोल्टेज जो है आपकी स्टेप जो अब ट्रांसफॉर्मर है उस पर कितनी हो जाएगी, ये भी निकाल लेते हैं, वोल्टेज जो आउटपुट देगा ये हमें ना, ये कितना देगा भाई, V इक्वल टू फिर से आपने जो आपकी 4000 तो ऑलरेडी उसको है ही, और प्लस की 3000 जो आपका ड्रॉप हो रहा है, तो कितना हो गया 7000 वोल्ट ना। तो इट मीन्स क्या है कि जो आपका स्टेप ऑफ ट्रांसफॉर्मर है एट द प्लांट वो कितना होना चाहिए, 440 तो मिनिमम है ही, और 7000 वोल्ट तक का होना चाहिए, ठीक है भाई। तो बेटा ये थी हमारी आज की वीडियो, थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट। आपका टारगेट क्या रहना चाहिए, 95 प्लस, इसलिए बेटा मेहनत करते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।